चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर जो है कि स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या चीज़ होती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या इसका मतलब होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, मीनिंग एंड रिक्रूटमेंट क्या होता है, किसी सोर्स से कैसे हम किसी चीज़ को रिक्रूट करते हैं, किसी पर्सन को रिक्रूट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, क्या मतलब होता है सिलेक्शन का। साथ ही साथ हम लोग और भी एक चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड, जो कि हम लोग एम्प्लॉयज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। आइए चलिए, एक बहुत ही माने जाने लोग हैं जिनका नाम है स्नूट्स एंड डिनोन। ठीक है मतलब थे। अब इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी है कि भाई द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल टू फुलफिल द रोल डिजाइन इनटू द स्ट्रक्चर। मैंने सब एक साथ में पढ़ दिया। आइए इसको ब्रेक डाउन करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझते हैं इसको क्या चीज़ है ये। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसमें आप लोग कुछ पॉइंट्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, ये क्या चीज होती है। आप किसी भी बंदे को उठा करके अपने ऑफिस में नहीं बैठा सके, इसीलिए बोला जाता है कि इफेक्टिव सिलेक्शन आपको करना है। जिस पर्सन के रिक्वायरमेंट है आप उसको लेकर के आएंगे। साथ ही साथ बात आती है कि अप्रेजल क्या होता है। अप्रेजल को आप लोग ऐसे समझ लो कि उस जो भी एम्प्लॉय को आप लेकर के आओगे उसका अप्रेजल करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको उसको प्रमोट करना पड़ेगा, प्रमोशन देना पड़ेगा। इससे होगा क्या, इससे उसकी वर्किंग में और एनहांसमेंट आ जाती है, वो थोड़ा और अच्छे से वर्क कर पाता है। ठीक है, आपको 20 साल तक एक ही चेयर पे बैठा दिया जाए कि भाई नहीं तुम्हारा यही वर्क है, यही क्रोनोलॉजिकल वर्क है, तुम्हारा डेली यही तुमको रजिस्टर मेंटेन करना है, ये सब काम है, आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आपको कुछ थोड़ा सा अप्रेज कर दिया जाए, अप्रेज इन द सेंस आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कर दिया जाए, या आपको एक ऑफिस प्रोवाइड करा दिया जाए, या आपको एक केबिन प्रोवाइड करा दिया जाए, तो दिस इज द अप्रेजल। आप उसको कैसे प्रेज कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो और अच्छा बिहेव कर सके और अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसके बाद एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फुलफिल द रोल डिजाइन इनटू द स्ट्रक्चर। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है, इट डजेंट मैटर, बस आप उस पर्सनल को डेवलप होने का मौका देंगे, आप उस पर्सनल को डेवलप करेंगे। पर्सनल को डेवलप करने का क्या मतलब है, जो भी आपके ऑफिस में आ रहा है, वो तो भाई जॉब के चक्कर में आ रहा है, उसको चाहिए पैसा, पैसा मिल गया उसको, ऑफिस मिल गया उसको, ये सारे अप्रेजल हो गए। डेवलपमेंट कहाँ है, डेवलपमेंट इन द सेंस जब कोई रिक्रूटर आपके पास आता है, जैसे मान लीजिए कि कॉलेजेस में आफ्टर द ग्रेजुएशन लोगों को रिक्रूट किया जाता है, तो ग्रेजुएशन के बाद उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। आप 20 साल तक अगर एक ही काम कर रहे हो तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस तो आ ही गया कि आप उन चीज़ों को ऐसे डील्स कर सकते हो जैसे आपके लेफ्ट हैंड का काम है, जो बोलते हैं बाएं हाथ का काम है। ठीक है, तो यही चीज़ कहने की बात है कि आप उस डेवलपमेंट पर ध्यान दें जो कि किसी पर्सनल का होना है, ताकि वो इतने अच्छे से वर्क कर पाए कि वो उसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाए, उसकी एकदम एक्सपर्टीज हो जाए उस चीज़ में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आप लोग की, ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, 5 पॉइंट है, सारे को हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं। पहला है इट एंश्योर्स बेटर परफॉर्मेंस इन ओवरऑल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, ये सेकंड था। इट एंश्योर्स द बेटर परफॉर्मेंस इन ओवरऑल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, आप जब सबको एक अच्छे ग्रेड पर एक अच्छे तरीके से रिक्रूट करते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप रिक्रूट करके लाते हो, आपका मैनेजमेंट भी अच्छा होता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। नाउ द फर्स्ट इज इट एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ मोस्ट सुटेबल केपेबल पर्सन फॉर द वेरियस जॉब। आप लोग देखते हो ना कि इतने सारे लोग लाइन में लगे होते हैं किसी भी जॉब को पाने के लिए, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग देखो इन सब चीज़ों को अपने अगल बगल, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सीट 40 होती है, भरने वाले 4,000 होते हैं या उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो इतनी ज़्यादा कंपटीशन में जो भी सेलेक्ट होकर आएगा, नो डाउट ही इज़ द बेस्ट और शी इज़ द बेस्ट। ठीक है,
तो यही चीज़ बोली जाती है कि स्टाफिंग से हमको मोस्ट सुटेबल, जो हमारे लिए बहुत सुटेबल इंसान है, जो बहुत केपेबल है, हम लोग उसको रिक्रूट कर पाते हैं. नाउ द थर्ड इज इट हेल्प्स टू अवॉइड द ओवर मैन पावर और हैंडलिंग चैलेंजेस टू. ओवर मैन पावर का क्या मतलब है? आपको जरूरत 10 लोग की है, आप 12 लोग को ऑफिस में क्यों रखोगे? सीधी सी बात है. हम्म. या आपको समझ में आ गया कि हमारे 5 इंप्लॉयज अगर अच्छे से काम करें तो वो 10 को रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप 5 बेस्ट चुनोगे ना. आपकी कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट भी बच जाएगी. ओवरऑल कॉस्ट का मतलब क्या है भाई? पहले 10 को सैलरी दे रहे थे, अब 5 को ही देना है. लेकिन 5 को सैलरी देना है, अगर हम उन्हीं लोगों को एनहांस करके अप्रेज करके और सैलरी दे देंगे, है ना, और बाकी चीजें और थोड़ा सा प्रोवाइड करा देंगे, जैसे परक्यूजिट होता है, अलाउंस होता है, ये सारी चीजें आप लोग आगे पढ़ोगे, तो इन सब चीजों से मैनेजमेंट पे भी फर्क पड़ेगा. वही वहां पे पे स्केल बहुत अच्छा है. लेकिन इस चीज पर भी आप लोग ध्यान देना कि आप चैलेंजेस को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो. ढेर सारे लोग रहेंगे तो मैनेज करने में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हैंडल करने में और ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि भाई सबके व्यू पॉइंट्स अलग अलग हैं. चैलेंजेस भी अलग अलग प्रोवाइड हो सकते हैं. जैसे 2 एम्प्लॉयज आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तुमको इंक्रीमेंट मिला, मेरे को नहीं मिला, तुमको मिला, तुमको नहीं मिला, तो ये आपस में डिस्प्यूट ना हो. हमको देखना है कि एक लेवल के सारे लोग एक जैसी जॉब कर रहे हैं, एक जैसा टाइम दे रहे हैं, एक जैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं, एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी और बाकी सारी चीज़ भी एक जैसी होनी चाहिए. अनटिल सम ऑफ देम आर ग्रोन वेल. अगर उसमें से कोई ग्रो कर जाता है तो हम उसको आगे लेकर के आते हैं. Now the fourth point is it improves the job satisfaction by providing time to time appraisal and pay hikes with regular assessment. Regular assessment का क्या मतलब है? आप अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन को भी इम्प्रूव कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉयज का अप्रेजल दे करके, पे हाइक्स दे करके. पे हाइक्स का क्या मतलब हो गया? आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से पे कर रहे हो, लोगों को और अच्छे तरीके से पे कर रहे हो. सपोज कि अभी किसी की सैलरी 40,000 थी, उसने अच्छा काम किया, अच्छे से मेहनत से काम किया, लोगों ने देखा और मैनेजर्स ने क्या किया कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया 10,000 रुपीज़ का. दिस इज द पे हाइक्स, कि उनका पेमेंट स्केल बढ़ गया है. ठीक है. ये होता है रेगुलर असेसमेंट के द्वारा. रेगुलर असेसमेंट क्या होता है? जो कंपनी है वो बेवकूफ़ नहीं है. ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट आप लोग को देखेगी और फिर उसके बाद आपको अप्रेजल दे देगी. वो आपके पूरे मंथ का, पूरे 6 मंथ का, पूरे साल भर का असेसमेंट करते हैं कि आपने पर डे के हिसाब से क्या काम किया, कितना काम किया, और क्या आपका रोल रहा ऑर्गेनाइजेशन में. आफ्टर दैट आप लोग को अप्रेजल मिल सकता है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स इन द ओवरऑल ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द एंटरप्राइजेस थ्रू बेटर प्लानिंग. बेटर प्लानिंग का क्या मतलब है भाई? 10 लोग हैं आपके ऑफिस में, 10 के 10 काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपको पता है कि साल भर के बाद 2 लोग की नौकरी जाने वाली है. आप किन 2 लोग को हटाओगे? ठीक है. जिनको ऑर्गेनाइजेशन में रहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उन्हीं दोनों लोग को हटाओगे. भाई बाकी जिसके चले जाने से फर्क पड़ जाएगा उनको तो आप नहीं ना हटाओगे. ठीक है. तो आप लोग को ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ में आती है कि अगर स्टाफिंग हम लोग ढंग से करेंगे तो हम लोग को बेटर प्लानिंग करने में भी हेल्प मिलेगी. आपने 10 मैनेजर को रिक्रूट किया, 10 ब्रांच है आपकी ऑफिस की, 10 मैनेजर 10 ब्रांच को देख रहे हैं, है ना, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि 2 ब्रांच से प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है और वहां पे हमको मैनेजर चेंज करने की जरूरत है. ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? आपको तभी पता चलेगी जब आप साल भर असेसमेंट करोगे अपने प्रॉफिट्स का, अपने मैनेजर्स का, उनकी वर्किंग का, और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ मैनेजर से खुश हैं कि नहीं, ये भी. दिस इज़ द प्रॉपर मैनेजमेंट कि आप चीज़ें कैसे आगे के लिए प्लान कर सकते हो. ओके.